गुड मॉर्निंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा आज फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों आज हम लोग क्लास 11th के जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था और उससे आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में जानकारियां देंगे। बच्चों लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास पर चर्चा की थी। आज आपके लिए एक नया चीज आएगा, उसी एटॉमिक मास से रिलेटेड बात आएंगी। उस शब्द का नाम होता है, ये जो नया चीज है आपके लिए, ये जो न्यू थिंग्स होने वाले हैं, ये न्यू थिंग्स क्या है आपके एटॉमिक मास नंबर। यहां देखिए स्क्रीन के ऊपर। और आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में मिस्ट्री समझेंगे एटॉमिक मास नंबर का। तो चलिए बच्चों हम लोग स्क्रीन के ऊपर आते हैं और यहां देखिए मैंने एक टॉपिक आपके सामने रख दिया है। उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास नंबर। क्या नाम है उस टॉपिक का? एटॉमिक मास नंबर। बच्चों लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया था, जिसका कि यूनिट बताया था AMU या U। दूसरा ग्राम एटॉमिक मास बताया था, जिसका यूनिट था ग्राम। लेकिन यहां जो एटॉमिक मास नंबर है, ये बच्चा सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे बेटा कि ये आपका जो होता है ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है ये आपका? ये यूनिटलेस होता है। ये जो है ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये याद रखना है कि सबसे पहली बात कि ये जो क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आज हम बताने जा रहे हैं, जो एटॉमिक मास नंबर एक संख्या है, ये यूनिट लेस होता है। इसमें कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है। क्लियर है? अब ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए मैंने एटॉमिक मास नंबर के बारे में यहां पर स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर दिया है कि यह किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, उनका सम होगा, उनका जोड़ होगा, उनका योग होगा। तो मैंने इसको डिफाइन किया है, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसका जो योग होगा, उसका जो सम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैंने एक एटम का पिक्चर बनाया है। बच्चों आप 10th क्लासेस में से पहले आप लोग 9th क्लास में होंगे, तो उस क्लास में आपने पढ़ा होगा परमाणु संरचना, जिसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पढ़ा होगा आपने। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बोर्स मॉडल आया होगा। कौन सा मॉडल आया होगा? थोड़ा सा हल्का सा पढ़े होंगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम ये पढ़े होंगे। और बोर्स मॉडल ऑफ एटम में आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया होगा कि किसी भी एटम का जो संपूर्ण मास है वो आपको रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस में उपस्थित है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट या सेल में कंटिन्यूअसली अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहता है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसके बारे में सबको पता है बच्चों कि ये रदरफोर्ड साहब की देन है। इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने बताया था आपको। रदरफोर्ड साहब बताया था, सभी बच्चे जान रहे हैं। रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि किसी भी एटम का इंटायर मास, जो संपूर्ण मास है, वो उसके एक छोटे से जगह में उपस्थित होता है और उस जगह का नाम उन्होंने कहा न्यूक्लियस। बातें समझ में आ रही है? जैसे न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने जो कहा कि सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर होगा। बोर्ड, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ थोड़ी सी बात कही थी। क्या कहा था? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा।
ऑर्बिट में। लेकिन बोर साहब कहे कि नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, लेकिन अपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट ऊर्जा के साथ। इन्होंने बताया, इन्होंने जो दिया था, बोर साहब ने जो दिया था कि ये सेल या ऑर्बिट जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, इसकी एनर्जी जो होगी, इसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। और इसी कांस्टेंट एनर्जी की वजह से, जो कि आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी पूरा डिटेल में आगे अगर हम चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि काफी आगे हम चले जाएं, काफी डिटेल में चले जाएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे भी हम। बोर साहब ने कहा था कि सेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूवमेंट करते रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों, चूंकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है यह आपका नेगेटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर आपका जो चार्ज है ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। और न्यूट्रॉन जो है, इसके बारे में तो आप लोग इसके बारे में भी जान रहे हैं, ये चार्ज लेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है। क्लियर है ना, ये चार्ज लेस होता है। समझ में आ रही बात है। तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाला है, इसको ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचता, तो नहीं खींच पा रहा है। इसका कारण बोर्स मॉडल में बोर साहब ने बताया था, क्योंकि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो एक पर्टिकुलर सेल में, एक पर्टिकुलर कक्षा में कांस्टेंट होती है, और उसी कांस्टेंट एनर्जी की वजह से वो चारों तरफ मूवमेंट करते रहते हैं ना, और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर नहीं पाते। तो खैर उससे हमको यहां कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहे थे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन का जो वर्ड लिखा हुआ है और ये न्यूट्रॉन का जो वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, ये दोनों कहां उपस्थित रहते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन आप उपस्थित हैं, उसका जो संयोग होगा, उसका जो जोड़ होगा, उसका जो एडिशन होगा, उसी को हम लोग शॉर्ट टर्म में कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है। यह एक सिर्फ संख्या है। क्या है? एक तरह का संख्या, जैसे 1 2 3 4 संख्या होता है ना, उसी तरह से एक संख्या है। अब देखिए बच्चों, इसको आगे हम बता रहे हैं। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में चलेंगे, हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। सोडियम का क्या पढ़े होंगे? सोडियम का आप पढ़े होंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, यहां आना है हमको, ये आइसोटॉप्स पढ़े होंगे सोडियम के। सोडियम के 2 आइसोटॉप्स आपको बताए गए होंगे। एक सोडियम का आइसोटॉप्स जो होता है बच्चों, आइसोटॉप्स के बारे में आप लोग जानते भी हैं। ये आइसोटॉप्स क्या होता है? जिसमें क्या होता है आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर जो रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम but atomic mass number are different. Atomic mass numbers are different. मतलब कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का वो सारा परमाणु जिसमें क्या हो, सभी परमाणु का एटॉमिक नंबर जो है, ये एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके सभी परमाणु का जो एटॉमिक मास नंबर हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते थे? इसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहते थे। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। लेकिन बच्चों हम यहां पर जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा करने जा रहे हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या है, उसके बारे में चर्चा करते थे। इसके लिए मैंने सोडियम के 2 आइसोटॉप्स को यहां रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया है। सोडियम का जो पहला आइसोटॉप्स है, एटॉमिक नंबर इसका भी 1 होगा, 11 होगा, और इसका भी एटॉमिक नंबर जो है 11 होगा। इसका एटॉमिक मास नंबर 22 और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23 है। क्लियर है बच्चों। अब जरूरी नहीं कि सोडियम हो सकता है कि कोई एक एक्स एलिमेंट हो, ये एक्स एलिमेंट हो सकता है। तो एक्स एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो उसके ऊपर लिखाएगा,
जिसको सिंबलाइज करेंगे ए से, और जो एटॉमिक नंबर होगा उसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग जेड से, जो कि नीचे लिखा जाता है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर, जैसे यहां सोडियम है, इस सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। इस Na के ऊपर ये देखिए 22 लिखा है, तो ये जो 22 है ये इसका एटॉमिक मास नंबर है, जिसको अल्फाबेटिकली हम लोग ए से सिंबलाइज करते हैं। मतलब ए का मतलब हो गया एटॉमिक मास नंबर, ए का मतलब हो गया एटॉमिक मास नंबर। क्लियर है बच्चों, ये आपका एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और नीचे जो लिखा हुआ है इसी सोडियम में यहां 11, ये जो 11 लिखा हुआ है ये इसके जेड को रिप्रेजेंट करता है। इस जेड का मतलब है, क्या मतलब हो गया इसका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। क्लियर है बच्चों। अब इसको यहां थोड़ा सा जगह छोड़ के हम रख देते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक मास नंबर के बारे में। एटॉमिक मास नंबर के बारे में क्या कहा गया भाई, कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में, तो उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसके सम को, उसको एटॉमिक मास नंबर कहेंगे। दैट मीन्स कि एटॉमिक मास नंबर ए बराबर जो हो जाएगा, ये जो एटॉमिक मास नंबर है इसको मैंने कहा था किससे सिंबलाइज करने के लिए, ए से। तो ये जो हम लोग ए बराबर लिखेंगे ये हो जाएगा P प्लस एन। P प्लस एन, इसमें ए क्या है, ए एटॉमिक मास नंबर है, और यहां जो ये P लिखा हुआ है, ये जो P है बच्चों, ये है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स है। और यहां जो ये n लिखा हुआ है ये बच्चों क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्लियर हो रही है बात है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। सारे बच्चों को ये मिस्ट्रीज ऑलरेडी पहले से 9th में बताया जा चुका है और आप इसके अवगत भी हैं, वही चीज हम आपको रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, अब यहां एक नया वर्ड आया है बच्चों, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ये नया वर्ड क्या है, ये नया वर्ड आपके लिए हो गया एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर इसके बारे में कोई कहे तो हम एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom of an element। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन उपस्थित होंगे उसी को उसका हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। ये छोटी छोटी चीज है, इससे बहुत बड़ी मिस्ट्री निकलने वाली है, मजा आ जाएगा इसमें। ऑफ एन एलिमेंट, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। और इस एटॉमिक नंबर का सिंबल बच्चों देखिए, इस एटॉमिक नंबर का जो ये जो एटॉमिक नंबर है इसका मैंने सिंबल आपको बताया है, ये जो जेड है, यहां जो जेड देख रहे हैं यही आपके इस एटॉमिक नंबर का सिंबल भी हुआ। तो अगर किसी भी एलिमेंट के सिंबल के नीचे, जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम मैंने लिखा, अगर इसके सिंबल के नीचे, ध्यान देने योग्य बात है, अगर इसके सिंबल के नीचे बच्चों मैं लिख रहा हूं 12, आपके जेहन में कौन सी बात आ गई, ये 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 12 मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैग्नीशियम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ Mg, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी एटॉमिक नंबर ऑफ Mg में ये 12 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 12 है ये Z के बराबर है। और ये Z किसके बराबर है, Z बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन P के बराबर है। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ये चीज है, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इसमें देखने वाली बात, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, वो क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देनी है।
इस पर भी ध्यान देंगे। यहां हम लिख रहे हैं 24, कितना लिख रहे हैं 24। तो ये जो 24 ऊपर में लिखा गया है बच्चों, ये 24, ये आपको मैग्नीशियम का जो है ये 24, ये मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक मास नंबर हुआ। देखिए इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि एटॉमिक मास नंबर इज यूनिटलेस क्वांटिटीज। क्लियर है? ये एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्या है, mg है। क्लियर है? ये चीजें बातें समझ में आ रही है? और इसको आप लोग एटॉमिक मास नंबर को किससे सिंबलाइज करते थे? a से। दैट मीन्स a बराबर ये है। अब इसी में अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि सर एटॉमिक मास नंबर a बराबर जो हम लिखते हैं ये p प्लस n लिखते हैं, तो क्या बच्चों इसी को दूसरे तरीका से ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, a बराबर z प्लस n। क्यों? क्योंकि p किसके बराबर है? ध्यान से देखेंगे, p इक्वल टू आपका क्या होता है, z। मतलब कि जो प्रोटॉन की संख्या है वही आपका एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? अब ध्यान से देखने वाली बात जो है, इसके अंदर की मिस्ट्री अभी बची हुई है, मिस्ट्री पर निकाल रहे हैं, मिस्ट्री निकाल रहे हैं, इसमें से ध्यान देना है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं कि देखिए इसका एटॉमिक मास नंबर मैग्नीशियम का अगर 24 है, ध्यान देने वाली बात है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। ध्यान से देखना है, तो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू n, तो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। और ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 24 में से 12 को घटा देंगे तो 12 आएगा। बहुत बड़ी चीज तो नहीं बताएं सर, ये तो आप जानते भी हैं। आप कहेंगे सर ये तो हम जान रहे हैं सर। क्लियर है ना? इसमें एक बहुत सी छोटी सी चीज छिपी हुई, इस पर ध्यान देना है। अब देखिए मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई थी आपको, ध्यान देने वाली बात है, इस पर ध्यान देंगे। मैंने यहां कहा था ये रदरफोर्ड साहब के बारे में, यहां देखिए ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि वो चार्जलेस होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, एकदम न्यूट्रल होगा। जैसे खड़ा कर दीजिए किसी एटम को कहीं पर भी तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसको छुएंगे तो कोई करंट नहीं लगेगी आपको, ऐसे नहीं करेंगे आप। क्लियर है ना? ध्यान से देखेंगे। दैट मीन्स रदरफोर्ड के अनुसार क्या है, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब बात आती है ये कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है। बच्चों ध्यान देंगे, एटम्स जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड according to Rutherford, atoms are electrically neutral. Atoms are electrically neutral. तो atoms are electrically neutral how? कैसे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि चार्ज इज इक्वल टू 0, ये जो चार्ज का वैल्यू होना चाहिए ये इक्वल टू 0। अब एक बात आता है कि एटम्स में चार्ज है, आप सभी को पीछे ही मैंने बताया है कि दो चीजें हैं एटम्स में। एटम्स में क्या है, प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा पार्टिकल जो कि ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर कंसेप्ट लेना है इसमें, नेगेटिव चार्ज, बातें समझना है। क्लियर है ना? इसको ध्यान से देखना है, ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अगर मान लीजिए इसको हम बढ़ा दें, अगर ये मेरा बढ़ जाए और ये कम रहे तो फिर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये कम रहे, इसको हम ज्यादा बढ़ा दें तब भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ, ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब है एक लाइन में अगर आपको हम समझाएं तो किसी भी एटम में P इक्वल टू E होगा, तब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब चर्चा एक और चीज की, अगर हम A इक्वल टू लिखते हैं P प्लस N, A इक्वल टू लिखते हैं Z प्लस N, तो किसी भी न्यूट्रल एटम के केस में क्या हम ये नहीं लिख सकते, क्या हम ये नहीं लिख सकते A इक्वल टू
E प्लस N, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये किसके केस में लिखेंगे? फॉर न्यूट्रल एटम के लिए। किसके लिए लिखाएगा? फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। अब बार बार हम चर्चा कर रहे हैं न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। अरे यहां कोई भूत है क्या? हाँ, एक भूत है। वो भूत है चार्ज पार्टिकल का भूत, दैट मीन्स आयंस की भूत है। उस भूत के बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये आप न्यूट्रल एटम के लिए ए बराबर ई प्लस एन लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चार्ज एलिमेंट हो, चार्ज एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। चार्ज एलिमेंट को क्या कह सकते हैं? जैसे फॉर अ चार्ज एलिमेंट, फॉर अ चार्ज एलिमेंट, फॉर अ चार्ज एलिमेंट। बच्चों ध्यान देना है, मान लीजिए कोई चार्ज एलिमेंट है, तो चार्ज एलिमेंट को का सबसे छोटा शब्द में इसी को हम लोग कहते हैं आयंस। चार्ज एलिमेंट जो होता है उसी को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। एक छोटा सा शब्द बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे मैंने लिखा Na+, देखिए ध्यान से, चार्ज है Na पर प्लस चार्ज है ना, ये देखिए चला प्लस चार्ज है, ठीक है, गुड। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस पर जो है हम दो तरह की बात कर रहे हैं। यहां लिख रहे हैं 23 और यहां लिख रहे हैं 11। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना। तो क्या इस केसेस में जो ये 23 जो मेरा है, ये जो A है, क्लियर हो रहा है ना, और ये जो मेरा Z है, ये 11 क्या है? ये मेरा Z है, ये मेरा Z है, क्लियर है। और यहां अगर E की बात करेंगे, E तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, न्यूट्रल तो है नहीं। अगर ये रहता, ध्यान से देखिए, अगर आपका यहां पर Na रहता, ये 11 और ये 23 है, तो चलिए सर ये A बराबर इसमें 23 है और Z बराबर आपका 11 है, तो P बराबर भी सर आप 11 कहेंगे। तो E चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जरूर है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने पीछे ही बताया है आपको कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन इस केसेस के लिए क्या होगा? इसके लिए तो Z11 है, दैट मीन्स P भी 11 है, क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है। लेकिन इसके लिए E क्या होगा? यह सबसे बड़ी सोचने वाली बात। इसके लिए E क्या है? क्या सर इस केसेस में हम A बराबर E प्लस एन लिख सकते हैं? तो बच्चों इस केसेस में E बराबर A प्लस एन नहीं लिख सकते, दिमाग में सोचना है। लेकिन इस केस में A बराबर E प्लस एन लिखा जा सकता है। अपने आप में ये क्वेश्चन भी है, समझ में आ रही बात है? एक क्वेश्चन भी है अपने आप में कि क्या अगर मान लीजिए Na प्लस होगा, तो कहेगा फॉर Na प्लस कैन वी राइट, क्या हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू E प्लस एन? आपका जवाब होना चाहिए नो। वाई? बिकॉज इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ही नहीं, ये तो चार्ज है। अब बात समझ में आनी चाहिए बच्चों मेरी कि ये Na प्लस अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्योंकि ये जरूर है कि इससे बना होगा, ये जो Na है ना इसी से बना होगा, ये ध्यान देना है, इसी से आपका ये बना है, इसी से मिलकर के बना हुआ है। ये कैसे बना होगा इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे बहुत आसानी से। बच्चों हम लोग 9th क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत पढ़ते ही है, उसके बारे में जानते ही है। तो ये देखिए जैसे सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका हम लोग देखेंगे यहां पर, तो ध्यान देना है 11 है, तो आप लोग लिखते हैं 281, मतलब 281, क्लियर है? क्या लिखते हैं? 281, जिसमें ये 2 जो है ये पहला सेल K में है, 8 L में है और 1 इलेक्ट्रॉन आपका M में है, क्लियर है? ध्यान देने वाली बात है, इसके बारे में आगे भी हम आपको समझा रहे हैं, उसको भी समझना है। अब इसमें जो है ये जो 281 किए हुए हैं ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 इलेक्ट्रॉन को। देख लीजिए 2 8 10 प्लस 1 11 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? अब इसका अगर हम लोग EC लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। तो अभी क्वेश्चन उठ गया कि सर ये Na प्लस है,
ये Na+ कैसे, ये एक चार्ज कैसे इस पर आया, फिर इस एक चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान देने वाली बात है। आप सभी बच्चे एक नियम को पढ़ते होंगे, उस रूल को कहते हैं, जो एक रूल होता है आपके लिए, उस रूल का नाम था ऑक्टेट रूल। कैसा नाम था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट, बहुत बड़ी मिस्ट्री है यहां पर भी, कोई भी एलिमेंट तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कि उसके वैलेंस सेल में, बाह्यतम कक्षा में, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। यहां देखिए तो इसका ये पहला सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, और ये इसका तीसरा सेल है। इसके बाह्यतम कक्षा कौन हो गए? M ना, ये ना हुआ बाह्यतम कक्षा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 7 चाहिए, 7 कोई देगा? नहीं दे पाएगा ना। तो ये क्या करता है? अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, इसको भगाता है, इसको कहता है तुम जाओ, मेरे को छोड़ के भागो। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो वही 1 इलेक्ट्रॉन जब इससे निकल के भागता है बाहर की तरफ, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला गया, तो जब ये न्यूट्रल था तो 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया बच्चों, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला वो 10 निकला। समझिए। अब इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज की तुलना करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज 11, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन है, एब्सोल्यूट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का -1 लेते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लेंगे नेगेटिव चार्ज में? 10 हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग अगर प्लस से सिंबलाइज करें और नेगेटिव चार्ज को माइनस से सिंबलाइज करें, तो इसका अगर हम लोग नेट चार्ज निकालेंगे, ध्यान से देखिए, तो नेट चार्ज करेंगे तो प्लस 11 प्लस -10 कितना हो जाएगा? मैथमेटिक्स में इंटीजर जानते हैं आप लोग, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +11 -10 इक्वल टू +1। तो देखिए यहां पर कितना चार्ज है आपका? 1 ठो प्लस चार्ज है। अब आइए, मैंने क्यों कहा था कि इस केसेस में A बराबर E+N नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां E की संख्या जो है वो P के बराबर नहीं है। इस केसेस में E इक्वल टू नॉट P। और बच्चों आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था, P इक्वल टू Z और A इक्वल टू P+N। तो यहां पर E P के बराबर है क्या? ये जो E है ये P के बराबर है? नहीं है, इसीलिए इस P के जगह पर आप E को नहीं पुट कर सकते हैं, इसलिए A बराबर E+N नहीं लिख सकते। क्लियर है? अब ये जो चार्ज आयन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में एक पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा, मात्र 2 या 3 मिनट में उसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया ये एक नया वर्ड आपके सामने खड़ा हो गया, इसको कहते हैं आयन। बच्चों इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक बना है मूल कंसेप्ट से। तो ये आयन क्या होता है इसके बारे में जानना हो, क्योंकि जब आप बनाएंगे मूल कंसेप्ट, वहां पूछा जाएगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन Na+ आयंस, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन Mg2+ आयन। क्लियर है ना? वो देखना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और यहां इस बात को, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री अब बता रहे हैं, मेन मिस्ट्री आपका अब शुरू हो रहा है। तो ये जो आयन है इसको सिंपल फॉर्म में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं हम लोग? चार्ज्ड स्पेसीज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको क्या कहेंगे? आयन। भाई ये फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म्ड होता है? तो फॉर्म्ड बाय आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? फॉर्म्ड बाय आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन विच, ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट दिस इज बेस्ड?
दिस इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये फॉर्मेशन जो मैंने कहा कि जो आयन है, ये आयन के बारे में मैंने कहा कि आयन फॉर्म्ड बाय, कैसे आयन फॉर्म्ड बाय आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत महत्वपूर्ण मिस्ट्री है, इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। जैसे कहेंगे कि भाई दाल बनानी है, कैसे बनेगी, इसकी मिस्ट्री क्या है, तो सबको पता है इसकी मिस्ट्री क्या है ना। क्या लेंगे, पानी लेंगे, रॉ दाल लेंगे, नमक लेंगे, हल्दी लेंगे, कुकर, प्रेशर कुकर में डाल दिया, दाल तैयार हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से आयन का मिस्ट्री क्या है, आयन का मिस्ट्री है कि ये फॉर्म करेगा बाय आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन व्हाट कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। इसको हिंदी में कहते हैं अष्टक नियम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, इसके बेसिस पर, ये इसके बेसिस पर, ये इसके बेसिस पर काम करेगा। ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन होगा ना आयन का, इस ऑक्टेट रूल के बेसिस पर होगा। बच्चों इसी को समझा रहे हैं आसानी से। अभी मैंने सोडियम का उदाहरण दिया था, देखिए कितनी आसानी से समझेंगे इसको हम लोग। जैसे ये सोडियम है आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23 है। क्लियर है ना। नीचे जो लिखते हैं यहां पर ये एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखाता है ये वाला, ये आपका क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। और बच्चों आप सभी जानते हैं इस एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, Z। Z बराबर क्या होता है, P। चूंकि इस पर कोई चार्ज है, चार्जलेस है ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा, E, दैट इज इक्वल टू 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये लिखाएगा 281। अब अगर इसका हम लोग सेल पिक्चर बनाएंगे तो वो भी देखिएगा, ये हो जाएंगे इसके लिए न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। अब बच्चों बता सकते हैं आप, चूंकि ये आपका A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, सिंस आप लोग क्या लिखते हैं, A बराबर P प्लस N, तो N बराबर होगा, N बराबर अगर करेंगे हम लोग तो मेरा N बराबर कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू A माइनस P। कितना हो जाएगा, A माइनस P। A है 23 और P है 11, N इज इक्वल टू का वैल्यू कितना निकला, 12। N इज इक्वल टू 12 क्यों बता रहे, समझना है। या N इज इक्वल टू कितना निकला हमारा, N इज इक्वल टू निकला 12। ध्यान से देखना है, N इज इक्वल टू मेरा निकल गया 12, ये ध्यान से देखना है। दैट इज इसमें जो N होगा, N की संख्या हो जाएगी 12। अब देखिए ये आपका जो है समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे। ये इसका हो गया पहला सेल, ये इसका हो गया दूसरा सेल, ये इसका हो जाएगा तीसरा सेल। ठीक है ना। तो पहला सेल में जो है ध्यान देने वाली बात है, ये जिसका पहला सेल है, इस पहले सेल की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझेंगे इसको भी। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, और ये इसका तीसरा सेल। तो पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। दूसरा सेल में कितना है, पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे, पहला सेल में 2 है। चलिए इसको 2 लिख देते हैं बोल्ड लाइन से। इसमें 8 है, इसमें 1 है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। अगर देखा जाए इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है, प्रोटॉन है 11, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा प्लस 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चूंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, नेगेटिव चार्ज भी कितना हो जाएगा, इसमें -11 हो जाएगा। क्लियर नहीं है, क्लियर है ना। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो नेट चार्ज आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। देखिए फिगर चेंज हो जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 का 11, न्यूट्रॉन की संख्या जो है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये 12 का 12। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपकी जो है किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजेज आ जाएंगे। देखिए तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो आपका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी हो जाएगी 10। तो नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज -10। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें ध्यान से देखिए, प्रोटॉन की संख्या 11 है। देख रहे हैं ना, ये 11 जो दिखाई दे रहा है, ये 11 दिखाई दे रहा है ना। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें कितने हो गए, +11। अगर आप यहां पर नेट चार्ज निकालेंगे
नेट चार्ज, ये नेट चार्ज बराबर करेंगे तो +11 प्लस -10 इक्वल टू हो जाएगा +11 -10 बराबर +1। दैट मीन्स अगर ये आपका Na है तो ये क्या बन गया, ये Na है तो ये आपका Na बना, और उस Na पर कैसा चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम देखिए व्हाइट लाइन से सर्किल कर रहे हैं, ये Na+ कहलाएगा। अब आपने क्या देखा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी आयन बनता है बच्चों, तो उस आयन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आयन के लिए, ये जो आयन का केस होगा, तो आयन के केसेस में आपका Z बराबर P होगा, बट P इक्वल टू नॉट E होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर Z बराबर P होगा, P इक्वल टू E नहीं होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि इसके जो A हैं, ये A P प्लस N के ही बराबर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें A बराबर E प्लस N कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बातें समझ में आ गई। तो आज आपने सीखा कि जब कोई भी आयन का फॉर्मेशन होता है तो किसकी संख्या में चेंज नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको इसकी संख्या में चेंज दिखाई नहीं देगा। किसकी संख्या में, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। प्रोटॉन यहां भी 11 है, प्रोटॉन यहां भी 11 है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। यहां पर भी न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन आपका 12 है, और यहां पर भी न्यूट्रॉन कितना है, यहां पर भी न्यूट्रॉन आपका 12 है। क्लियर है ना। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयन के फॉर्मेशन के समय में, आगे के क्लासेस में आपको और सारी चीजें इसमें हम डील करेंगे बच्चों, कि जब आयोनाइजेशन होता है, कोई आयन बनता है, तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है। अष्टक नियम जो है, ऑक्टेट रूल जो है, वो इलेक्ट्रॉन पर ही क्यों बेस्ड है, प्रोटॉन पर क्यों नहीं बेस्ड है, न्यूट्रॉन पर क्यों नहीं बेस्ड है। आज का जो समरी ये हुआ कि आयन का फॉर्मेशन अगर होगा भी तो एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। आज की मिस्ट्री हम यही खत्म कर रहे हैं। आप सभी का फिर से अगले वीडियो में स्वागत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।